नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के केजरीवाल सरकार और केंद्र एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। एलजी नजीब जंग ने यह कहकर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द कर दी कि इस बारे में उनसे परामर्श नहीं किया गया, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार की यह दलील है कि यह नियुक्ति एलजी के अधिकारिक क्षेत्र से बाहर है। इससे पहले भी कई और नियुक्तियों को लेकर केजरीवाल और एलजी के बीच विवाद होता रहा है। मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। एक तरफ दिल्ली वाले अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के आका वर्चस्व की लड़ाई में बिजी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र और केजरीवाल के बीच अधिकारों की यह जंग आखिर कहां तक जाएगी। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस डर्टी पॉलिटिक्स में फंसे दिल्ली वालों को आखिर क्या मिलेगा, उनका क्या होगा। रिकॉर्ड बहुमत से केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली का ताज पहनाने वाली दिल्ली की जनता ने सोचा होगा कि अब उनके दिन बदलेंगे, लेकिन ताजपोशी के 6 महीने बाद तक जो हुआ है वो ये है। दिल्ली सरकार के पास भी पैसा नहीं है, केंद्र सरकार हमें कोई पैसा नहीं दे रही है। जब से हमारी सरकार बनी है, केंद्र सरकार लगातार हमारी ऐसी कैसी करने लगी है। अभी जब भी बात होती है तो केंद्र सरकार से है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं। चुनाव से पहले तक जो केजरीवाल दावा करते थे कि वो एक आम आदमी पार्टी की तरह दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, सत्ता में आने के बाद दिल्ली पर वर्चस्व के लिए केंद्र के खिलाफ जंग छिड़े हुए हैं। दिल्ली में हर चीज का अधिकार उन्हें चाहिए, चाहे वो संविधान के दायरे में हो या ना हो। इसके लिए कभी वो दिल्ली पुलिस से भिड़े, कभी एलजी से, तो कभी सीधे केंद्र की सरकार से। दादा बखेड़ा दिल्ली महिला आयोग की नव नियुक्त अध्यक्ष को लेकर है। केजरीवाल ने एलजी के परामर्श के बिना स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया, तो एलजी नजीब जंग ने इस नियुक्ति को रद्द कर दिया। एलजी साहब ने लिखा है, योर ऑर्डर अपॉइंटिंग स्वाति मालीवाल एज डीसीडब्ल्यू चीफ इज हियरबाय डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। मैंने कहा कुछ भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने में तो महानता नहीं है इस देश में, दुनिया में। कुछ करके दिखाओ तो महानता है। मेरे पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन इस मामले में नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर कुछ है भी तो वो छोटा मोटा कोई टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेरे को नियुक्त किया है। मेरे पास एक नोटिफिकेशन की कॉपी है और मैं तो अपना काम कंटिन्यू करूंगी। केजरीवाल जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे 2014 के अंदर, उस वक्त भी जब बरखा सिंह जी को हटाना था तो उस वक्त इन्होंने फाइल एलजी के पास भेजी थी। तो वही केजरीवाल 1 साल पहले एलजी के पास फाइल भेजते हैं, हम 1 साल बाद में एलजी के पास फाइल नहीं भेजते, अपने आप अपॉइंटमेंट करते हैं, उसके बाद बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मंगलवार को मीनाक्षी हत्याकांड को लेकर आप कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच बवाल हुआ था। अब आपके नेता दिलीप पांडे आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उन्हें बस से कुचलना चाहती थी। दिलीप पांडे एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे खुले तौर पर केंद्र सरकार की साजिश बता रहे हैं। मैं बाइट दे रहा था और कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था मुझे, तभी अचानक किसी ने मुझे धक्का दिया, बोला भैया बचो। और पीछे से बड़ी तेजी से जो पुलिस की एक गाड़ी होती है, नीले रंग की होती है, जो कैदियों को ले जाने ले आने के काम आती है, वो ऑलमोस्ट मेरे ऊपर थी। और पता नहीं, मतलब ऊपर वाला शायद साथ है कि जो गलत मंसूबे वाले लोग हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे। हमें कई प्रकार की प्राप्त होती हैं, तो इस प्रकार की कभी भी प्राप्त नहीं हुई। अगर इन्होंने शिकायत की है तो उस शिकायत के ऊपर में गंभीरता से उसको देखा जाएगा, और बाकी अगर कोई कांस्टेबल ने भी कोई शिकायत की होगी तो उसको भी गंभीरता से देखा जाएगा। दिल्ली पर वर्चस्व की ये जंग एक तरफा नहीं है। केंद्र सरकार ने इसी महीने एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन के पद पर करण सिंह तोमर को नियुक्त किया था, तो केजरीवाल की पार्टी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। आप कानून और परंपरा तोड़ रहे हैं लगातार। आप सरकार चला रहे हैं, दिल्ली के वेलफेयर के लिए सरकार चला रहे हैं, अपने निजी फायदों के लिए, अपने निजी लोगों को अपॉइंटमेंट देने के लिए और अपनी मर्जी करने के लिए अपना एनजीओ नहीं चला रहे। एक तरफ दिल्ली के लोगों का भला करने के लिए जिम्मेदार 2 सरकारें तलवारें खन, दूसरी तरफ ये तस्वीरें जब तक पूरी दिल्ली कूड़े घर में तब्दील हो जाती है, क्योंकि सफाई कर्मियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं। इसके अलावा दिल्ली का दमघोटू ट्रैफिक और बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वालों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन सरकार को ये सब देखने की फुर्सत नहीं, क्योंकि वो अधिकारों की जंग में व्यस्त है। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार की डर्टी पॉलिटिक्स के दलदल में फंस गई है?
अधिकारियों और बोर्ड अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जिस तरह दो सरकारें तलवारें खींचे हुई, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली वालों की किस्मत ही उनसे दगा कर गई। लेकिन ये तो महज शुरुआत है, अभी तो पूरे 5 साल पड़े हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन 5 सालों में इस डर्टी पॉलिटिक्स का दलदल और कितना गहराएगा। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस पर चर्चा करते हैं। राजीव बब्बर हमारे साथ हैं, दिल्ली बीजेपी के स्पोक्सपर्सन। अभिषेक दत्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। और वादा तो सौरभ भारद्वाज ने भी किया है आने का, हो सकता है कि वो देर से आए, अब तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन। बहरहाल मैं डिबेट शुरू करता हूं राजीव बब्बर आपके साथ। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से केजरीवाल फैसला लेते हैं और उसे थोप देते हैं और उसके बाद नजीब जंग साहब उस फैसले को रद्द कर देते हैं, इससे अल्टीमेटली जो इमेज बन रही है दिल्ली वालों के बीच में, वो केजरीवाल की एक बेचारे सीएम के तौर पर बन रही है। और कहीं ना कहीं उनका ये वार जो होता है वो सटीक बैठता है केंद्र सरकार के ऊपर। ये किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है दिल्ली के अंदर, क्या आपको इल्म है इसका? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बात कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि केजरीवाल साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चलना चाहते। जिस संविधान की कसम खाकर वो मुख्यमंत्री बने थे, उसी संविधान की डिसरिस्पेक्ट हर रोज करते हैं और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं और फिर उस कंट्रोवर्सी के सहारे बेचारे बनने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये नाटक जो है वो दिल्ली वालों को समझ आने लगा है। आप एक अपॉइंटमेंट के लिए 1 साल पहले एलजी के पास क्लैरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उसी अपॉइंटमेंट के लिए आप अभी जुलाई में बिना एलजी के अपॉइंट कर देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं उनसे कि क्या उस संविधान की ताकत समझिए जिसने एक आंदोलनकारी को 67 सीटें देकर मुख्यमंत्री बनाया, वो भी तो इस भारत का संविधान है। उस संविधान ने जिसने इनको इतनी ताकत दी, उसी संविधान की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो उसमें एक तरीका है, वो भी संविधान में लिखा है। तो आप संविधान को उतना ही फॉलो करते हैं जितना आपको सूट करता है और उसके बाद आप कंट्रोवर्सी करते हैं, ताकि जो मेन लाइन बिजनेस है सरकार का, जो 5,000 करोड़ रुपए की आपने लागत वैट बढ़ाकर टैक्स के रूप में दिल्ली के लोगों के ऊपर डाल दी, वहां से लोगों का ध्यान हट जाए और एक नई स्टोरी शुरू हो जाए। मैं खुद ही पूछना चाहता हूं, मेरे को कई बार लगता है कि सच में ये आदमी जो है वो इतना बड़ा हिपोक्रेट कैसे हो सकता है, जिस संविधान ने इसको ताकत दी उसी को डिसरिस्पेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बेचारेपन की राजनीति है वो धीरे धीरे खत्म होने वाली है। लोगों को समझ आ रहा है कि ये खेल है और उस खेल से सरकार नहीं चलेगी। क्या अभिषेक दत्त, आपको भी ऐसा लगता है कि केजरीवाल की डर्टी पॉलिटिक्स दिल्ली वालों को समझ में आ रही होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहां तक हम जनता से संपर्क में रहते हैं, उन्हें लगता है कि देखिए साहब, केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे ऊपर से लोग, केजरीवाल को केंद्र सरकार काम नहीं करने देना चाहती, नजीब जंग जो भी वो फैसला लेते हैं उसमें टांग अड़ा देते हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली के इतिहास में जाएंगे, जब मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो सेंटर में कांग्रेस थी। उसके बाद जब शीला जी मुख्यमंत्री बनी तो सेंटर में बीजेपी थी और काफी लंबे दौरान तक डेफिनेटली दिल्ली के अंदर कांग्रेस थी और सेंटर में भी कांग्रेस थी। बट कभी भी हमको ये देखने को नहीं मिला कि इस तरीके से एक मुख्यमंत्री दिल्ली के एलजी साहब के साथ और जो सेंटर की गवर्नमेंट है उससे एक पर्सनल फाइट को लेके चलता है, इसलिए ताकि वो अपने आप को एक्सपोज ना कर पाए। उन्होंने बहुत बड़ी एड दी दिल्ली में कि उन्होंने एजुकेशन का फंड बढ़ाया, उन्होंने स्वास्थ्य का फंड बढ़ाया, उन्होंने 210% एडवर्टाइजिंग का फंड बढ़ाया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल जी अपनी एड को ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश भर में दिलाते हैं। हिंदी में साउथ में एड आती है अपनी इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए कि मुझको सेंटर काम करने नहीं दे रही। मैं देखिए, हो सकता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो, हमारी अलग हो, बीजेपी की अलग हो और आम आदमी पार्टी की अलग हो, बट इलेक्शन जीतने के बाद आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दिल्ली के लिए आज अपनी सारी जितनी भी उनकी वीकनेस है, जितनी भी उनकी कमियां, उनको छुपाने के लिए वो रोज एक नया मुद्दा खड़ा कर देते हैं। मैं आपको स्वाति जी का एग्जांपल देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर इससे पहले 6 बार अलग अलग लेडीज को डीसीडब्ल्यू का हेड बनाया। हमेशा एलजी साहब ने अप्रूवल दिया तो वो डीसीडब्ल्यू की हेड बनी। यहां तक कि जब बरखा सिंह जी की भी उन्होंने कंप्लेंट करी हटाने के लिए तो एलजी साहब के पास गए। अपनी नियुक्ति के लिए वो एलजी साहब के पास जरूर चले जाते हैं, बट आज जब वैट का बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर बना हुआ है, इन्होंने वैट जब दिल्ली में इंप्लीमेंट करा है, उसको छुपाने के लिए
आम आदमी पार्टी रोज एक नया ढोंग या रोज एक नया प्रचार करती है ताकि वो मीडिया में रहे और जो उनकी कमियां हैं वो लोगों के सामने ना आ पाए। बट मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हम भी दिल्ली के लोगों के बीच में रहते हैं। आज दिल्ली की जनता भी इनसे परेशान है। अब सफाई कर्मचारियों को देखिए, दिल्ली के अंदर मानसून सीजन था, आज से 6 महीने पहले वो सब लोग स्ट्राइक पे बैठे थे। क्यों? उनकी वेतन नहीं दी गई थी। आज वो 536 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। बीजेपी को घेरा केजरीवाल ने। देखिए, उनकी आदत है दूसरों पे आरोप डालना, और मैं ये नहीं कि मैं बीजेपी का साथ देके बात बोल रहा हूं, मैं दिल्ली के नागरिक से ये बोल रहा हूं। मैं दिल्ली का नागरिक हूं, मुझे दिल्ली की चिंता है। जिस तरीके से दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी पिछले 15 साल में हमने बनाया, आज उस वर्ल्ड क्लास सिटी को हम गिरते हुए देख रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, दिल्ली के सभी लोग महसूस कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, आपने अगर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया तो वो मैसेज जनता में क्लियर नहीं हुआ, जनता ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया एकदम। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केजरीवाल की डर्टी पॉलिटिक्स जनता की समझ में आ रही होगी? देखिए, दिल्ली जनता जनार्दन है। जनता जब आपके 15 साल के काम को नहीं समझ पाई तो केजरीवाल की चालाकी कैसे समझेगी? मैं आपकी बात को काटूंगा इसमें अनुराग भाई। जनता हमारे 10 साल हम जीत के आए और तीसरी टर्म में हम हारे, और जिसके लिए देखिए आज हम सब लोग यही मेहनत कर रहे हैं कि जनता का विश्वास फिर से वापस जीत पाए। बट कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झूठ बोल के जनता से वोट नहीं मांगा कि मैं जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको मैं रेगुलराइज कर दूंगा, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल खोल दूंगा। जो चीज उन्होंने बोली उन्होंने हाँ भरी। सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोला ये पहला स्वराज बजट है, इस बजट के अंदर हम बिल्कुल भी वैट नहीं बढ़ाएंगे, और 2 दिन बाद अमेंडमेंट 4 बैकडोर उन्होंने वैट बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री से, जब आपको अपने बजट को मीडिया में बहुत साफ दिखाना था, आपने खुद आके बोला कि मैं इसके अंदर पहला बजट है जहां पे लोगों की डिमांड पूरी होगी बिना वैट बढ़ाए, बिना टैक्स बढ़ाए, और 2 दिन बाद उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। ये तो उनका दोहरा चेहरा दिखाता है। ठीक है, लेकिन राजीव बब्बर साहब एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं केजरीवाल और उनके सिपहसालार जब पॉलिटिक्स करने की बात आती है। देखिए, दिलीप पांडे कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उनकी जान लेना चाहती थी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो ड्रामेबाजी है, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं खड़ा था, मुझे किसी ने कहा कि बस तुम्हारे ऊपर आने वाली है। आप तो स्टिंग ऑपरेशन के चैंपियन हैं, कहीं ना कहीं फोटो भी दिख रही होगी, कहीं ना कहीं आपने स्टिंग भी करवाया होगा। सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करना, यानी आपके आंखों के सामने जब किसान मर गया और आपके सब लोग भाषण देते रहे वहां पर खड़े हुए, आपकी संवेदना नहीं जगी, तो उसके बाद 2 दिन बाद आकर आशुतोष जी मीडिया में रोने लगे। ये कोई नई चीज नहीं हो रही, पुरानी टैक्टिक्स को ही यूज किया जा रहा है मैनिपुलेट करने के लिए। और मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे मासिस जो है दिल्ली के ये समझ रहे हैं। आफ्टर ऑल आप बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, आप बात क्यों नहीं करते पीडब्ल्यूडी की? वहां जो आपने जेई एक्सीएन ट्रांसफर किए, क्या केंद्र सरकार ने अभी तक उसको रोका है? जल बोर्ड में जो आपने तबादले किए, अपने मर्जी के अफसर लाए, दूसरे हटाए, क्या केंद्र सरकार ने आपको रोका? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो आप कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार आपको रोक रही है? हेल्थ में जो आप कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार आपको रोक रही है? यानी एक सरकार संविधान के अनुरूप चल रही है और आप संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद फिर आप राजीव बब्बर साहब क्यों कर रहे हैं जब उन्हें पता है? बहुत अच्छा तरीका है हमदर्दी लेने का, मुझे दिल्ली पुलिस मार देगी। दिलीप पांडे इतने बड़े नेता नहीं है, लेकिन एक नाटक करना, एक ड्रामा क्रिएट करना और उसके बाद इमोशंस को जगाकर फायदा उठाना, मुझे लगता है इस राजनीति से बाज आना चाहिए। रियल बिजनेस है दिल्ली के लिए काम करना, और बहुत बड़ा मैंडेट संविधान ने दिया है, उसका पालन करते हुए उनको काम करना चाहिए। जी अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अनुराग भाई कल ही के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कल जब दिल्ली के अंदर इन्होंने एक सोशल मीडिया में, ये बहुत लोग माहिर हैं, इन्होंने मैसेजेस देने शुरू करे, तो पहली बार मैंने देखा कि दिल्ली की आम जनता पुलिस के द्वारा पिट रही थी, उनको कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा था। हर मंच में इनका नेता बढ़ बढ़ के दिखता है, बट कल का जो इनकी एक्सरसाइज थी, मुझे लगता है पूरा प्लान्ड मूवमेंट थी। पहली बार ऐसा कोई धरना था जिसके अंदर ना अरविंद केजरीवाल जी दिखाई दिए, ना मनीष सिसोदिया जी दिखाई दिए, ना लोकल एमएलए उनके इस एरिया के दिखाई दिए। अगर आनंद पर्वत में कोई बहुत बड़ा धरना चल रहा है तो जाहिर सी बात है इनके एमएलए का वहां होना बहुत जरूरी है। कोई तो अगुवाई करता फिट कौन रहे? आम जनता, और वो जनता जो वहां रहती ही नहीं है। कई लोगों ने मीडिया में आके बोला, टीवी के हमारे कई न्यूज एंकर्स को वहां बोला कि हम तो ये चाहते नहीं है। जो 2 बच्चे हैं वो अरेस्ट, जो 2 लड़के हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, वहां पे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक अच्छे लेवल पे इन्वेस्टिगेशन पहुंच गई है, बट उसके बावजूद भी आप वहां धरना कर रहे हैं। नहीं, वहां तो कोई क्या होता, देखिए मेरी डिबेट में ही नहीं है। वो यहां से भी भागे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कमिट किया था कि वो आएंगे। देखिए तस्वीर
लेवल पे इन्वेस्टिगेशन पहुंच गई है, बट उसके बावजूद भी आप वहां धरना कर रहे हैं। नहीं, वहां तो कोई क्या होता, देखिए मेरी डिबेट में ही नहीं है, वो यहां से भी भागे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कमिट किया था कि वो आएंगे। देखिए तस्वीर उनकी विंडो हमने बनाई हुई है, वहां पर उन्हें आना था, लेकिन वो अब तक नहीं आए हैं। आधी से ज्यादा डिबेट का समय मेरा निकल चुका है। राजीव बब्बर साहब, अगर केजरीवाल संविधान को जानते हैं तो फिर वो संविधान से अलग जाकर काम क्यों करते हैं? वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है उनकी? देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 15 दिनों में आप दिल्ली में क्या देख रहे हैं? क्या हमने किसी दिल्ली के काम की चर्चा करी है? नहीं। हम केजरीवाल साहब की इन कंट्रोवर्सीज की चर्चा कर रहे हैं, और वो उनका तरीका है मीडिया में बने रहने का, जिसका उनको पहले लाभ हुआ था। वो सोचते थे जैसे पहले पॉजिटिव लाभ हुआ, अब भी पॉजिटिव लाभ होगा, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं होगा। आज मैं उनकी एक एडवर्टाइजमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे लगता है कि जब कोई आदमी किसी को चक्कू मारता है तो आसपास बचाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि लगता है कि चक्कू खुद को भी लग जाएगा, लेकिन अगर वो मरने वाली हमारी बहन हो या हमारा कोई घर का हो तो हम क्यों नहीं आगे जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो जो किसान फंदे पे खड़ा था और कह रहा था कि मैं जान दे दूंगा, अगर वो प्रश्न केजरीवाल साहब से पूछा जाए, आप मंच पे खड़े थे, तब आपको ध्यान नहीं आया? खड़े नहीं थे और आप अपना भाषण देते थे, आपने अपना भाषण रोका भी नहीं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है और ये जो हिपोक्रेसी है, ये हाइट पे पहुंचाई है केजरीवाल साहब ने। और लगातार हमारे पैसे, ईमानदारी के पैसे, कल जो उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, सिर्फ उस चिट्ठी को एडवर्टाइज करने के लिए 2.25 करोड़ रुपए खर्च दिए। वो जनता का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। सबसे लोएस्ट रिजीम होगा, ये इनकी जो 70 कमिटमेंट है उसमें 17 नंबर पे लिखा है कि देश में मिनिमम वैट होगा, और वो वैट बढ़ा देते हैं। तो ये जो हो रहा है वो धीरे धीरे जनता समझ रही है। आपने 1600 करोड़ की सब्सिडी दी और 5000 करोड़ रुपया वैट से छीन लिया। लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे, उनको और एजुकेट भी करना पड़ेगा, उनके बीच जाने का भी काम होगा, वो भी विपक्ष के नाते हम करेंगे, लेकिन ये संदेश नीचे लेकर जाएंगे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर इस तरह की पॉलिटिक्स से केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं? अगर उन्होंने महिला आयोग अध्यक्ष के पद के लिए स्वाति मालीवाल के नाम पर चर्चा नजीब जंग साहब से नहीं की, तो क्या उनके पीछे उसके पीछे उनका मकसद रहा होगा? ये मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी की मानसिकता ये प्रश्न नजीब जंग का है ही नहीं, ये प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का है। आपने अपॉइंट करना है, आपको अप्रूवल लेना है, ये लिखा है। जैसे अभी मेरे साथी भी बता रहे थे, 10 साल ऐसा हुआ जब नीचे बीजेपी की सरकार थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, या नीचे कांग्रेस की सरकार थी, ऊपर बीजेपी की सरकार थी। उस समय भी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा, जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तब आप एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं होते, फिर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं। आप मेरे भी मुख्यमंत्री हैं और आप दिल्ली के हर नागरिक के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि अब आपको मुख्यमंत्री के नाते बिहेव करना है, जो कि वो नहीं कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। और वो पुरानी स्ट्रैटेजी कि मैं किस तरीके से दोबारा जाऊं देश की राजनीति करने और कैसे भागूं। देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री है जिसके अंदर या तो दम नहीं है किसी विभाग को लेने का, या उसने इस स्ट्रैटेजी से कि वो घूम सके, बाहर जा सके, इस तरीके की कंट्रोवर्सी कर सके, उसने कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया। चलिए, राघव चड्ढा साहब इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघव चड्ढा हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राघव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी राघव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो केजरीवाल साहब जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नजीब जंग साहब के साथ उनकी जो फाइट चल रही है, केंद्र पर जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं, क्या आप जवाब दे पाएंगे कि इससे दिल्ली को क्या मिल रहा है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो केंद्र पे हमला हम बोल रहे हैं या केंद्र हम पे हमला बोल रहा है, ये तो आप तथ्यों से ही देख सकते हैं। हमारा जो होम डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उसमें दिल्ली पुलिस को भेजकर कब्जा कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्रांच में पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजकर कब्जा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये बोला जाता है कि आप स्टेनोग्राफर से लेकर चपरासी तक किसी की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, सारी अपॉइंटमेंट हम करेंगे। तो कौन किस पे हमला कर रहा है ये आप देख सकते हैं। जहां तक स्वाति मालीवाल जी के इशू की आप लोग बात कर रहे हैं, अभी आपका शो ज्वाइन करा तो मैं सुना नहीं बाकी प्रवक्ताओं ने क्या कहा। पहले मैं कानूनी पोजीशन आपको बता देता हूं, उसके बाद राजनीति की बात कर लेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि डीसीडब्ल्यू एक दिल्ली विधानसभा का 1994 का एक्ट है, कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है, 1994 का दिल्ली का एक्ट है। दूसरी चीज,
इसकी जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। डीसीडब्ल्यू इज ए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट 3 है जिसमें एलजी की सीधी ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें दिल्ली सरकार का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जो भारत का संविधान कहता है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट चाहे स्टेट लिस्ट के हो या कॉन्करेंट लिस्ट के हो, वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आते हैं। आप किसी बड़े वकील से भी अगर सलाह करना चाहें वो भी आपको बताएंगे। यहां तक कि आज प्रशांत भूषण ने भी ये कहा है, जिनका आप कोट कर हमें कहते हैं कि प्रशांत भूषण जी आज आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आज उन्होंने भी यही कहा है। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक इसके जो गवर्नर की आज जो चिट्ठी सामने आई मीडिया में, आपके चैनल पे भी दिखाई गई, उसका सवाल है, आज गवर्नर साहब ने तो कुछ अलग ही कह दिया। आज तो उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की जनता का मुख्यमंत्री नजीब जंग है और अरविंद केजरीवाल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आज उन्होंने ये साबित कर दिया अपनी चिट्ठी में लिखकर। आज उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सरकार नजीब जंग है, दिल्ली की सरकार और कोई नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये संघीय ढांचा और कानून चलता कैसे है। ये कहना कि कोई भी ऑर्डर, नोटिफिकेशन या गेजेट एलजी के नाम पे इशू होता है, वो सब जानते हैं। भारत सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन इशू होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पे। राघव, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रुक जाइए, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप रुक जाइए, मुझे पहले बात कंप्लीट करने दीजिए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, ऑर्डर इशू होता है, रूल्स इशू होते हैं, वो गवर्नर के नाम में होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा और बात समाप्त करूंगा। राघव जी, आपको एक मैं भी उदाहरण देना चाहता हूँ, छोटा सा, समय कम रह जाएगा। नहीं, एक मिनट, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं अभी राघव, एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मिसगाइड कर रहे हैं और आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मुझे आपसे प्रश्न पूछना पड़ेगा। अभी तक के दिल्ली में जितने भी मुझे मेरी बात पूरी करना चाहिए। ऐसे शो नहीं चलता प्रेसिडेंट, ऐसे तो हम आपके ना सवाल सुन पाएंगे ना आपके सवाल का जवाब। राघव, समय कम है और आप लेट जुड़े हैं, समय कम है और आप बहुत देरी से जुड़ पाए। चीज का उत्तर दीजिए कि जो पहले अपॉइंट हुए जब भी डीसीडब्ल्यू के चेयरमैन, क्या वो ये राज्य सरकार करती है अपॉइंटमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक एलजी के नाम की बात है कि कोई भी गजट एलजी के नाम में इशू होगी, जो आज फिर एलजी साहब ने अपनी चिट्ठी में लिखा और सब लोग कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके बात समाप्त करूंगा। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का आखिरी आइलैंड है, एक छोटी सी, मतलब देश का लास्ट पॉइंट कह सकते हैं। वहां पर यदि कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सड़क बनाने के लिए टेंडर भी निकालता है तो वो प्रेसिडेंट के नाम में निकालता है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राघव जी, ये मतलब अंडमान जाने की दिल्ली में ही रहे और दिल्ली की जनता को बताएं। प्रणब मुखर्जी, आप अंडमान मत जाइए राघव जी, आप अंडमान मत जाइए। मैं क्या बहस करूं? जो अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन है वो आपकी सरकार के पास है, उसको किसी ने छीना नहीं है। राघव जी, डीसीडब्ल्यू के लिए रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री करेंगे, किसी ने उनका अधिकार छीना नहीं है जी। लेकिन अब तक जितने भी डीसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन बने वो एलजी के देखिए, एक चीज आप संविधान कर रहे हैं, संविधान वकीलों की बातें नहीं होती हैं, जो फैसला होता है या जो कानून होता है उसको मानना होता है। संविधान क्या कहता है राघव चड्ढा, अगर आपको पता होता तो फिर एलजी साहब को आपसे शिकायत नहीं होती। अभिषेक, आपका एक क्लोजिंग कमेंट उसके बाद में। राघव जी, मैं आपसे दो बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, 2013 में केजरीवाल जी एलजी साहब के पास गए बरखा सिंह जी को हटाने के लिए। अगर एलजी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं थी तो सीएम साहब ने खुद क्यों नहीं बरखा सिंह जी को हटाया? दूसरा सवाल, अगर आज सीएम साहब एलजी के पास नाम भेजते और नाम को वो नाम मंजूर करते तो ये प्रश्न आप उठाते तो शायद आपको शोभा देता। आपने खुद एक फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिल्ली में राघव अपना जवाब दोहराएंगे, मुझे यकीन है, और वो देर से जुड़े हैं, माफी चाहता हूं, इसलिए मैं उन्हें अब समय नहीं दे सकता क्योंकि बीच बहस में